नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। शपथ समारोह के भव्य आयोजन से सम्राट बिहार में नई राजनीति का रोड मैप खींच दिया है। आपको बता दें, जातीय संतुलन, नए चेहरे, निशांत कुमार की एंट्री, पुराने नेताओं की कटौती से साफ संकेत है कि पार्टी अब अपनी लंबी राजनीतिक पिच तैयार करेगी। नई कैबिनेट से बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा, नीतीश कुमार का क्या होगा, जेडीयू और बीजेपी में किस तरह का समन्वय दिखाई देगा, सम्राट खुद कितने मजबूत हुए हैं, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब पहला सवाल जो आ रहा है कि सम्राट के सीएम बनने से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है तो साफ दिखाई भी दे रहा है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। अब तक पार्टी नीतीश कुमार के सहयोगी रहकर सत्ता में थी, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की घटना भर नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का पावर सेंटर बदलने का संकेत भी है। नीतीश कुमार अब सक्रिय सत्ता के बजाय एक संरक्षक यानी कहिए कि एक अभिभावक या मार्गदर्शक की भूमिका में दिखेंगे या दिखाई देने भी लगे हैं। यह बदलाव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 3.5 दशक से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। कभी लालू तो कभी नीतीश तो कभी लालू। अब राज्य में पहली बार बीजेपी अपना राजनीतिक मॉडल खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है। तो सर, नीतीश कुमार लालू यादव की तरह पूरी तरह हाशिए पर चले जाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार राजनीतिक हाशिए पर नहीं गए हैं। सत्ता भले सम्राट चौधरी के हाथों में चली गई है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत आज भी है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के महिला वोटर्स, ग्रामीण वोटर्स में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और उनके प्रभाव का ही नतीजा है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। यही कारण है कि जब तक पीएम मोदी और शाह नीतीश कुमार के प्रति अपना सम्मान हमेशा प्रदर्शित करते रहे हैं, कभी उनका अपमान नहीं किया। 7 मई को भी शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार को मंच पर बुलाया, हाथ पकड़कर अपने पास लाया और सार्वजनिक सम्मान दिया, सार्वजनिक रूप से। इसके बाद नीतीश कुमार ने पीएम के कंधे पर हाथ रखा। तो यह सिर्फ औपचारिक तस्वीर थोड़ी थी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। नीतीश कुमार सबसे मिलवा भी रहे थे हाथ पकड़ के मोदी जी का। जी, मतलब बिहार में सम्मान के साथ सत्ता का ट्रांसफर का मामला है। सर, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आया, बिहार में सम्मान के साथ सत्ता का ट्रांसफर का मामला कैसे है? देखिए, सत्ता तो आ गई है बीजेपी के हाथ में, लेकिन नीतीश कुमार के मान सम्मान में कोई कमी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री अभी भी वैसे ही सम्मान दे रहे हैं और नीतीश कुमार एकदम लग रहा है कि बड़े भाई अभिभावक की भूमिका में है। नीतीश कुमार ने सधे तरीके से अपनी पार्टी को बचाने की कवायद भी शुरू कर दी है। अपने सभी भरोसेमंदों को विभाग दिया है और नए चेहरे के तौर पर अपने बेटा निशांत को और श्वेता को लेकर आए हैं। सम्राट के कैबिनेट विस्तार में पीएम मोदी भी शामिल हुए। यह बीजेपी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कैबिनेट एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। शपथ समारोह में तो जाते रहे मुख्यमंत्री के, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन में प्रधानमंत्री आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और कहा ये भी जा रहा है, अटकलें हैं या चर्चा है, सच कितनी सच्चाई कितनी है पता नहीं, कि शपथ समारोह में भी प्रधानमंत्री आने वाले थे, पूरी तैयारी हो गई थी, अमित शाह आने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार नाराज हो गए थे कि उनकी क्या जरूरत है शपथ समारोह में। तो उस वजह से उनका कार्यक्रम टल गया था और इसीलिए कैबिनेट के एक्सपेंशन में प्रधानमंत्री और अमित शाह आए। एक बड़े उत्सव के रूप में गांधी मैदान में कैबिनेट का विस्तार किया गया। मतलब जिस तरह से शपथ समारोह होना चाहिए था, उस तरह से कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ। सर, इस कैबिनेट विस्तार में सम्राट चौधरी कितने मजबूत हुए हैं? देखिए, बीजेपी कोटे के 15 मंत्रियों के नामों को आप देखेंगे तो पता चलता है कि उनके चयन में सम्राट चौधरी की अहम भूमिका रही है। अपने करीबी इंजीनियर शैलेंद्र, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद को पहली बार उन्होंने कैबिनेट में मंत्री बनाया है। पिछली बार कैबिनेट से बेदखल किए गए केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा की इस बार वापसी कराई है। मंत्रियों के नामों के चयन ने यह साबित कर दिया है कि सम्राट चौधरी अब सिर्फ बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता नहीं रहे, बल्कि सत्ता और संगठन दोनों के सबसे बड़े केंद्र बन गए हैं और अपने हिसाब से उस सरकार चलाएंगे। मंगल पांडे जैसे पुराने चेहरे को कैबिनेट से बाहर रखना भी एक संकेत है कि राज्य में बीजेपी अब नई पीढ़ी और नया पावर सेंटर तैयार कर रही है। सम्राट को काम करने की पूरी आज़ादी बीजेपी दे रही है। तो
तो सर क्या ये कैबिनेट पूरी तरह भाजपा मॉडल पे आधारित है, जहां कहा जा रहा था विजय कुमार चौधरी पीसी करते हैं और बोलते हैं कि विजय खाली, कुमार सिन्हा। हाँ नहीं नहीं सर, विजय चौधरी बोलते हैं कि सिर्फ चेहरा बदला है लेकिन काम वैसे ही होगा, नीतीश कुमार के ही कामों पे चलेंगे। लेकिन अब जो कैबिनेट विस्तार हुआ है सर, उसमें तो लग रहा है कि पूरा बीजेपी का दबदबा होगा। देखिए, बीजेपी ने सिर्फ वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि अगले कई वर्षों का राजनीतिक रोड मैप ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। पुराने दिग्गजों के बजाय नए और आक्रामक चेहरों को तरजीह दी है। कैबिनेट में युवा चेहरे पहली बार मंत्री बने हैं और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। सब कुछ राजनीतिक गणित के हिसाब से तय किया गया है। बीजेपी ने अपने कोटे से 4 नए चेहरों जैसे मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर शैलेंद्र, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम को पहली बार मंत्री बनाया है, जबकि जेडीयू ने शांत कुमार और श्वेता जैसे 2 चेहरे को आगे किया है। इस पूरी कवायद में बीजेपी का मकसद साफ दिखाई दे रहा है कि नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार कर हर समाज में अपनी राजनीतिक पैठ बीजेपी बढ़ाना चाहती है। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर चयन किया गया है चेहरे का। और यह भी साफ दिखा कि बीजेपी अब बिहार में सिर्फ गठबंधन की मजबूरी में राजनीति नहीं करना चाहती बल्कि अपना सामाजिक और राजनीतिक आधार मजबूत करना चाहती है। तो आगे चलकर लड़ाई होगी वोट बैंक को लेकर बीजेपी जेडीयू में, और ये चुनौती होगी सम्राट के लिए। तो सर कैबिनेट में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया, अभी आपने बताया, क्या उसको थोड़ा समझा सकते हैं उस फॉर्मूले को? देखिए, सम्राट कैबिनेट पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर बनी हुई है। इसमें 11 ओबीसी हैं, 9 स्वर्ण हैं, 7 ईबीसी और दलित हैं, जबकि एक मुस्लिम चेहरे को भी जगह दी गई है। इनमें 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। ठीक है, यह संतुलन सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं है बल्कि राजनीतिक संदेश इसमें छुपा हुआ है। बीजेपी लंबे समय से बिहार में ईबीसी और दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है। सम्राट चौधरी खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में पार्टी इस समीकरण को और मजबूत करना चाहती है। साथ ही स्वर्ण नेताओं को भी पर्याप्त जगह देकर बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी बचाए रखा है। जेडीयू ने भी महिला और ईबीसी चेहरे को आगे कर अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को बनाए रखने की कोशिश की है। कुल मिलाकर ये कैबिनेट जातीय संतुलन के जरिए हर वर्ग को राजनीतिक भागीदारी देने का मैसेज दे रहा है। तो सर भाजपा और जेडीयू के रिश्ते का नया फॉर्मूला क्या है? देखिए, अब संगठन में बीजेपी बड़ी हिस्सेदार और जेडीयू सहयोगी की भूमिका में है। पहले बीजेपी सहयोगी की भूमिका में थी और नीतीश कुमार पावर सेंटर थे। पहले स्थिति उल्टी थी, अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते थे और बीजेपी सहयोगी दल की भूमिका में थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने सत्ता का नेतृत्व अपने हाथ में रखा है, सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी है, और इसके बावजूद उसने नीतीश कुमार का सार्वजनिक सम्मान में कोई कमी नहीं की है। इससे साफ है कि बीजेपी अभी जेडीयू को कमजोर करने के बजाय नियंत्रित सहयोगी के रूप में साथ रखना चाहती है। जेडीयू भी समझती है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में बीजेपी के बिना उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए दोनों दल फिलहाल टकराव से बचते हुए संतुलित साझेदारी के मॉडल पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भविष्य में मैंने कहा आपको कि नेतृत्व और वोट बैंक को लेकर दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, टकराहट बढ़ेगी। अब सम्राट चौधरी काबिल नेता हैं और वो जानते हैं कि कैसे किसको मैनेज किया जाता है। तो नीतीश कुमार को जो मैनेज कर सकते हैं वही कर सकते हैं बीजेपी में, और कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने करके दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार को साधे रखेंगे। सर लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि तेजस्वी पे कितना असर, विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा इस बार? देखिए, विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग है, उसकी पॉलिटिक्स है। अगर बीजेपी ईबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो तेजस्वी यादव की एमओआई यानी मुस्लिम यादव राजनीति को बड़ा नुकसान हो सकता है। सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी पिछड़े वर्ग में अपना नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट में दलित और ईबीसी चेहरों को बड़ी संख्या में शामिल कर उसने सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। अगर सरकार विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था पर बेहतर प्रदर्शन करती है तो विपक्ष के लिए सिर्फ जातीय राजनीति के भरोसे चुनाव लड़ना और जीतना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे एमवाई समीकरण से बाहर निकलकर नए सामाजिक समूहों में अपनी पैठ बढ़ाएं, और ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनको एमवाई के अलावा किसी भी सामाजिक संगठन का सहयोग समर्थन नहीं है।
सर लेकिन एक सवाल सबके जहन में है, क्या भाजपा के भीतर गुटबाजी चल रही है? क्या सम्राट चौधरी के लिए खतरा बन सकता है? देखिए, ये खतरा पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि पहली बार उसकी सरकार बनी है, पहला मुख्यमंत्री सम्राट हैं, तो उनको पूरा पावर भी दे रही है, छूट भी दे रही है, और गुटबाजी की वजह से उनको परेशानी ना हो इसका ध्यान रख रही है। लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर कई पुराने और प्रभावशाली पावर सेंटर आज भी हैं। कैबिनेट विस्तार में मंगल पांडे जैसे वरिष्ठ नेताओं को बाहर रखा गया, कुछ पुराने नेताओं की भूमिका सीमित कर दी गई है। इससे पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चा तो शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा विजय सिन्हा को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि उनके और सम्राट चौधरी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया। यह बीजेपी नेतृत्व का संतुलन साधने वाला फैसला माना जा रहा है, ताकि पार्टी के भीतर खुला टकराव न दिखे। दरअसल बीजेपी बिहार में पहली बार अपनी अस्थायी नेतृत्व मॉडल बना रही है। ऐसे में अलग अलग जाति और क्षेत्रीय नेताओं के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना बहुत आसान नहीं है। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे संगठन, सरकार और पुराने नेताओं तीनों को साथ लेकर चलें। अगर अंदरूनी गुटबाजी बढ़ी तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा और सरकार की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट ऐसा होने नहीं देंगे। सम्राट को अगर पार्टी का पूरा सहयोग मिला, मतलब केंद्रीय नेतृत्व का दिल्ली से, तो वो बिहार के असली चौधरी साबित होंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी को लेकर, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।